Manoj sir, we are live now. Okay. Should I start? 2 मिनट्स और रुक जाते हैं, उसके बाद हाँ कुछ जी। पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर ले, फिर स्टार्ट कर। जी जी। हेलो। Sir, should we start? जी मैम, कीजिए स्टार्ट। Okay. So good afternoon, friends. Today we'll be discussing some of the important judgments under Income Tax Act. See, judgments बहुत important होती हैं किसी भी लॉ के लिए। इम्पॉर्टेंट इसलिए होती हैं, सबसे पहले तो हम समझते हैं जजमेंट्स पिक्चर में कब आती हैं, जब कोई चीज़ डिस्प्यूट में होती है, जहाँ पे लॉ में कहीं भी कुछ डिस्प्यूट होता है। और ज़्यादातर अगर मैं इंटरप्रिटेशन की बात करूँ तो किसी भी चीज़ को अगर रेवेन्यू इंटरप्रेट करना चाहेगा तो वो इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहेगा कि रेवेन्यू का फ़ायदा हो, और टैक्स पेयर उस तरह से इंटरप्रेट करना चाहेगा जहाँ पे उसका फ़ायदा हो। तो जहाँ भी इस तरह का कुछ डिस्प्यूट होता है, वहाँ पे यूजुअली जजमेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आज हम इस सेशन में कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट्स डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स की, एंड द स्पीकर इज नन अदर देन आर income tax expert Mr. Manoj Lamba ji. So sir has taken many sessions with Study Cafe and he needs no introduction, and I won't take much of your time because I know कि आप लोग सब यहाँ पे मुझे नहीं, लांबा सर को सुनने के लिए आए हैं। तो without wasting any time, I would request Manoj sir to start with the session. Thank you so much, ma'am. Am I audible? Yes sir, you're audible. Okay. And good noon to all. आज रविवार की शाम, संडे की शाम, हम आपसे रीसेंट जजमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स और रीसेंट अमेंडमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स की बात करेंगे। जो लोग भी इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और हमें देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज संडे के दिन हमारे लिए समय निकाला। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन। आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। Today
I will discuss with you the recent judgments and amendments in the income tax. Recent judgments and amendments. तो शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, जो पिछले 15 दिनों में चेंजेस आई हैं, नए जजमेंट आए हैं। पहला केस मैं आपसे डिस्कस करूंगा और केस का नाम है श्रीपाठी सुबर्या मनोहरा लीगल हायर लेट श्रीपाठी सुबर्या गुप्ता वर्सेस प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स प्रोनाउंस्ड बाय ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। इस केस में क्या हुआ ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। द decision is given by Honorable High Court against the writ petition number 2678 of 2020, and this judgment is very recently pronounced by Honorable Delhi High Court on 14th July 2021। यानी सिर्फ 10 दिन पुराना ये डिसीजन है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस डिसीजंस ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉर्ट आउट किए हैं जो मैं आपके साथ अभी आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा। अब पहला जो इसने कहा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, रीओपनिंग नोटिस एज वेल एज रीअसेसमेंट ऑर्डर, रीओपनिंग नोटिस एज वेल एज रीअसेसमेंट ऑर्डर इन द नेम ऑफ डिसीज्ड आर बैड इन लॉ, आर बैड इन लॉ। इसमें क्या है कि अगर आपको 148 का नोटिस आया है फॉर असेसमेंट ईयर 13-14, 148 का नोटिस इशू हुआ है, या 148 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का ऑर्डर पास हो गया है जो किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर पास कर दिया गया है, या नोटिस ऐसे व्यक्ति के नाम पर इशू किया गया है जो अब इस धरती पर एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसका स्वर्गवास हो चुका है। If the notice under section 148 of Income Tax Act or reassessment order under section 147 has passed in the name, that is totally bad in law. The first thing settled by Honorable Delhi High Court कि कोई भी 148 का नोटिस है तो वो आपका डिसीज्ड पर्सन के नाम पर इश्यू नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये बैड इन लॉ है, बैड इन लॉ है। बैड इन लॉ है तो क्या होगा, मतलब अगर ऐसा कोई नोटिस आ रहा है तो आपको उसको अटेंड करने की जरूरत नहीं है। यू स्ट्रेट फॉरवर्ड चैलेंज इट्स वैलिडिटी in any court of law or any appellate level, since the notice is beyond the jurisdictional power of the AO, hence it is bad in law. The first thing settled by Honorable Delhi High Court in this pronouncement. Second, all consequential proceedings initiated in the name of deceased are quashed by Honorable Delhi High Court. इसके बाद कोई फर्दर प्रोसीडिंग है, आपके ऊपर 271F की पेनल्टी लगाई जा रही है, 271C की पेनल्टी लगाई जा रही है, 270A की पेनल्टी लगाई जा रही है, 271B की पेनल्टी लगाई जा रही है। ऑल कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस असेसमेंट ऑर्डर विच इज आइदर इनिशिएटेड और पास्ड बाय द assessing authority are also no legal validity. This second thing is also settled by Delhi High Court. Third very important thing, the legal here, LR means the legal representative of deceased are not obliged to intimate the death of income tax department. यहाँ पर डिपार्टमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ग्यू किया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने कि भैया जब हमें एसएससी ने, हमें किसी ने बताया ही नहीं कि डिसीज्ड की डेथ हो चुकी है, तो हम तो ये मानेंगे कि डिसीज्ड जिंदा है और हमने जो रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग की हैं वो हमारे अधिकारों में आती हैं, हमारी पावर्स में आती हैं, तो वो बैड कैसे हो सकती है। तो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर बहुत अच्छा निर्णय दिया और कहा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, लीगल हेयर की कहीं भी ये ड्यूटी नहीं है, कहीं भी ये कहा नहीं गया कानून में कि उसे इंटीमेट करना है डेथ के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो दोस्तों, चाहे डेथ के बारे में इन्फॉर्म किया गया था या नहीं किया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द लीगल हियर, देयर इज नो ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द लीगल हियर टू इन्फॉर्म अबाउट द डेथ ऑफ डिसीज्ड पर्सन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
the third thing which is settled by Honorable Delhi High Court in this decision. फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, क्या लीगल हियर की ये ड्यूटी है कि वो पैन को कैंसिल कराए? जिस व्यक्ति के आप लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या उसकी ये ड्यूटी है कि वो इस पैन को कैंसिल कराए? तो अगेन दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, द LR ऑफ डिसीज्ड आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू गेट पैन कैंसल्ड। LR ऑफ डिसीज की कहीं भी कोई ड्यूटी नहीं है कि वो इस पैन को कैंसल्ड कराए, इस पैन को कैंसल्ड कराए। अब पांचवी चीज जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आर्ग्यू की इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट न्यू दिल्ली के सामने, उन्होंने कहा जब एसएससी के पास ये अधिकार है कि अगर असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया है तो वो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जा सकता है, वो कमिश्नर अपील के पास जा सकता है। अगर कमिश्नर अपील ने भी ऑर्डर पास कर दिया तो फाइनल फैक्टर फाइंडिंग अथॉरिटी ITAT के पास जा सकता है। तो हाई कोर्ट महोदया ने यहाँ पर कहा कि नहीं, रीअसेसमेंट ऑर्डर कैन आल्सो चैलेंज थ्रू रिट पिटीशन। देयर इज कोई अल्टरनेट रेमेडी है, मुफ्त रेमेडी को अवेल करना चाहता हूं, नहीं करना चाहता, मेरी स्वीट विल है, और रिट की रेमेडी अल्टरनेट रेमेडी है। तो मैं दोनों में से जो चाहूं उसे अवेल कर सकता हूं। आप ये नहीं कह सकते कि एसएससी रिट क्यों डाल रहा है, लीगल राइट जो है उसका अपील उसको क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहा। तो पांचवी चीज जो इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सेटल की वो है रीअसेसमेंट ऑर्डर कैन बी चैलेंज इन सच केसेस इन रिट पिटीशन बाय लीगल हेयर ऑफ द डिसीज। तो लीगल हेयर ने जो रिट पिटीशन डाली थी उसकी वैलिडिटी को भी डिपार्टमेंट ने आर्ग्यू को स्वीकारा नहीं ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। तो पांच बड़ी चीजें इस केस में सेटल्ड हुई दोस्तों, पांच बड़ी चीजें। केस का नाम दोबारा बता रहा हूं, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट pronounced in the fortnight. The case name is Sripathi Subarya Manohara. Sripathi Subarya Manohara, legal heir late Shri Sripathi Subarya Gupta by Delhi High Court against the writ petition number 2678 of 2020. Date of judgment is 14 July 2021. In this decision, the five major things has been settled by Honorable Delhi High Court. First, reopening notice as well as reassessment order in the name of deceased are bad in law. Second very important thing, all consequential proceeding initiated in the name of deceased are quashed by Honorable Delhi High Court. Third, the legal representative of deceased are not obliged to intimate the death of the deceased to the income tax department. Fourth, the legal representative of deceased are not obliged to get PAN cancel. And fifth, reassessment order can be challenged in such cases in writ petition by legal representative of the deceased. ये डिपार्टमेंट नहीं कह सकता कि आपको तो अपील में जाना चाहिए था, आपको तो ITAT के पास जाना चाहिए था, आपको तो रिवीजन के लिए जाना चाहिए था, आपको तो रेक्टिफिकेशन के लिए जाना चाहिए था। If I want to contest through writ, so I can do that. I can do that. It is also a legal right provide in alternate acts. सर इसमें क्या हुआ आगे सुनिएगा। द लर्नड काउंसिल ऑफ द पिटिशनर सबमिट दैट द इम्पैक्ट नोटिस डेटेड 22/3/19 हैविंग बीन इशूड इन फेवर ऑफ ए डेड पर्सन। काउंसिल ने क्या किया, डेड पर्सन है, वाज इनवैलिड एंड ऑल प्रोसीडिंग्स देयर आफ्टर वर नॉन इस्ट इन सपोर्ट ऑफ दिस कंटेंशन द पिटिशनर प्लेस रिलायंस ऑन द जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट। देन जिस जजमेंट पर रिलायंस प्लेस किया गया उसका नाम भी मैं यहाँ पर क्योट कर रहा है। दैट जजमेंट इज ऑफ सविता कपिला वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सविता कपिला वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ऑन द अदर हैंड डिपार्टमेंट के रिस्पोंडेंट्स ने क्या कहा, डिपार्टमेंट का जो रिस्पोंडेंट था उन्होंने क्या कहा, ऑन द अदर हैंड while the learned counsel for the respondent does not deny the functum on the other hand, while the learned counsel for the respondent does not deny the factum of the death of the assessee, late Shri Gupta, he raises a preliminary objection
on maintainability of the present petition on the ground that availability of alternate efficacious remedy in the form of appeal being open to the petitioner। जो मैंने पहले दिक्कत की डिपार्टमेंट के रिस्पोंडेंट्स के रूप में क्या कहा, उन्होंने कहा कि अल्टरनेट फॉर्म मेरे पास अवेलेबल था अपील के रूप में, इसलिए मेरे को रिट नहीं डालनी चाहिए थी। He submit that assessing officer was not aware, उसने कहा कि असेसिंग ऑफिसर को कहाँ से पता चला कि डेथ होगी, उसे कोई नॉलेज नहीं थी। इसलिए जब डिफरेंट नोटिस दिए गए और उन नोटिस के बाद उन नोटिस का कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, जब असेसिंग ऑफिसर को बताया ही नहीं गया कि डेथ हो चुकी है, तो उसे कैसे पता चलता। इसलिए जो नोटिस पास किए गए हैं वो गुड इन लॉ हैं, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस बात को, जो मैंने कही, एन अल्टरनेट स्टैट्यूटरी रेमेडी डस नॉट ऑपरेट एज ए बार टू मेंटेनेबिलिटी ऑफ ए रिट पिटीशन। चाहे मेरे पास अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल भी है तो वो मेरे रिट पिटीशन के राइट को खत्म नहीं करती। वेयर द ऑर्डर और नोटिस और प्रोसीडिंग आर होली विदाउट जुरिस्डिक्शन टू इनिशिएट असेसमेंट प्रोसीडिंग, द मर फैक्ट द सब्सिक्वेंट ऑर्डर हैज बीन पास्ड would not render to challenge the jurisdiction infractors। आगे चलते हैं दोस्तों। The sign Q known for acquiring jurisdiction to reopen an assessment, ये क्या कह रहा है? The sign Q known for acquiring jurisdiction, the sign Q known for acquiring jurisdiction to reopen an assessment is that notice under section 148 should be issued to a correct person, not to a dead person. Consequently, the jurisdictional requirement under section 148 of the Act 1961 of service of notice was not fulfilled in present instance। यहाँ पर ये बात है कि वो रीओपन करने के लिए करेक्ट पर्सन की बात करता है, ना कि डेड पर्सन की बात करता है। वहां करेक्ट पर्सन की बात की गई है, वहां डेड पर्सन की बात नहीं की गई। Consequently, the jurisdictional requirement under section 148 of the Income Tax Act of service of notice was not fulfilled इन प्रेजेंट इंस्टांस। यानी जो नोटिस की सर्विस हुई ऐसे व्यक्ति पे हुई जो इस धरा पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये नोटिस बैड इन लॉ है, ये नोटिस बैड इन लॉ है। तो इसकी कोई जुरिस्डिक्शनल वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है, इसकी जुरिस्डिक्शनल वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है। हर आगे चलिए। एज इन द प्रेजेंट केस प्रोसीडिंग्स वर नॉट इनिशिएटेड पेंडिंग अगेंस्ट द एसएससी व्हेन ही वाज अलाइव, and after his death the legal representative did not step into the shoes of deceased SSC. Section 159 of the Act does not apply to present case. As in the present case, proceedings were not initiated or pending against the SSC when he was alive, or after his death the legal representative did not step into the shoes of deceased SSC, and section 159 of the Act does not apply to the present case। इस केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या सेक्शन 159 में जो लीगल हेयर की पोजीशन होती है कि उसे डिसीज्ड की हर एक्ट के लिए लेवल ठहराया जाता है, तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि इस केस में जब एसएससी पर प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई और जो भी एसएससी पर पेंडिंग प्रोसीडिंग थी वो उस डेट को स्टार्ट हुई जब एसएससी की डेथ हो चुकी थी। तो ऐसी किसी प्रोसीडिंग्स के लिए लीगल हेयर, ऐसी किसी हियरिंग के लिए लीगल हेयर लाइबल नहीं, ऐसी किसी हियरिंग के लिए लीगल हेयर लाइबल नहीं। देयर इज नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, देयर इज नो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट imposing an obligation upon legal heirs to intimate the death of the SSC। कहीं भी कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है जो ऐसी ओब्लिगेशन इम्पोज करती हो लीगल हेयर पर कि डेथ ऑफ एसएससी के बारे में इम्पोर्ट करना है, इसलिए भी ये डिसीजन आया एसएससी के फेवर में। तो दोस्तों यहाँ तक आपकी कोई भी क्वेरी हो फर्स्ट केस को लेकर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो यू कैन
write in the chat box or can ask from me. Be fast. Ask your query with regard to this portion of this case law. You can ask right now. और मेरे को लिख के जरूर बताइएगा, मेरा प्रोत्साहन कीजिएगा, मेरा उत्साह बढ़ाइएगा ये बताकर कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, इसमें क्या सुधार आप चाहते हैं। अगली डिसीजन की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। जब तक कोई मेरे पास कमेंट नहीं आता तो मैं अगले डिसीजन की तरफ बढ़ रहा हूँ। अनदर केस आई एम डिस्कसिंग विद यू, द केस नेम इज एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स versus Gillette Diversified Operations Private Limited, IT18 New Delhi. This decision is again from Income Tax Appellate Tribunal, New Delhi, in case of Additional Commissioner of Income Tax versus Gillette Diversified Operations Private Limited. Appeal number, that is ITA number 11441 Delhi/2018. And date of judgment is 30th June 2021 with respect to assessment year 1450. With respect to assessment year 1450. ये डिसीजन क्या कहता है सर, ध्यान से समझिएगा। ये डिसीजन क्या कहता है, अगर किसी एसएससी ने सेक्शन 32 में डेप्रीशिएशन क्लेम करना है, अगर किसी एसएससी ने सेक्शन 32 में डेप्रीशिएशन क्लेम करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी बेसिक कंडीशन क्या है। एज पर दी सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, फॉर क्लेमिंग डेप्रीशिएशन, it is mandatory that asset must be used for the purpose of business, not by the assessee itself. सेक्शन 32 क्या कहता है दोस्तों, सेक्शन 32 में ये कहा गया है कि भैया ये एसेट बिजनेस पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए जिस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करना चाहते हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि एसएससी के द्वारा खुद प्रयोग होनी चाहिए। फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 इट इज मैंडेटरी दैट एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, nowhere it is mentioned that it is used by the assessee itself. That means if the person is leased out some asset in the business of leasing or financing and claiming depreciation on asset, then it is allowable under the Income Tax Act. Here the asset is not used by the assessee itself but some other one, but for the eligibility condition of section 32 has satisfied, hence that particular assessee is eligible for depreciation, सर ये कहा हमारे ऑनरेबल ITAT न्यू दिल्ली। अब क्या हुआ इस केस में समझिए, हर रिलायंस कहाँ प्लेस किया गया। सेक्शन 32 क्या कहता है सर, सुनिए जरा। सेक्शन 32 रिक्वायर्स Section 32 requires that the assessee must use the asset for the purpose of business. It does not mandate usage of asset by assessee itself, so long as the asset is utilized for the purpose of the business of the assessee. The requirement of Section 32 will stand satisfied. Notwithstanding non-usage of asset itself by the assessee. और रिलायंस प्लेस किया गया सर, बड़ा इंपॉर्टेंट, जैसे पिछले वाले में भी मैंने एक केस बताया था जिस पर रिलायंस प्लेस किया गया, इसमें ITAT ने जो रिलायंस प्लेस किया सर, वो प्लेस किया इन द डिसीजन ऑफ ICDS लिमिटेड, वर्सेस CIT, ICDS लिमिटेड वर्सेस CIT reported in 2013 29 taxman.com 129C सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट का डिसीजन है सर, अपेक्स कोर्ट का डिसीजन है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और डिसीजन का नाम है ICDS लिमिटेड वर्सेस CIT
That decision is reported in 2013 in Taxman 129 सुप्रीम कोर्ट। इस डिसीजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि असेसी खुद एसेट का प्रयोग करे, वो उसके बिजनेस में प्रयोग होनी चाहिए। और इसी डिसीजन पर रिलाय करते हुए, विश्वास करते हुए, भरोसा जताते हुए दिल्ली ITAT ने ये डिसीजन दिया कि एसेट बिजनेस में प्रयोग होनी चाहिए, असेसी द्वारा प्रयोग नहीं होनी चाहिए। ये केस क्या कहता था ICDS लिमिटेड का, ये भी समझेंगे। ICDS के केस में ये कहा गया, एक असेसी था, समझिएगा, जो एक RBI रजिस्टर्ड NBFC, RBI रजिस्टर्ड NBFC थी, जिसने क्या किया, कुछ गुड्स व्हीकल्स, कुछ ट्रक्स, कुछ गुड्स कैरेजेस लीज आउट किए, फाइनेंस किए, जो लेसिस के नाम पर रजिस्टर्ड थे। ऐसे एसेट्स के ऊपर उन्होंने एक हैवी अमाउंट एज ए डेप्रिसिएशन क्लेम किया। फर्दर दे क्लेम द डेप्रिसिएशन एट ए हायर रेट। फर्दर the depreciation is claimed at a higher rate because the good carriages are used for carrying of goods. When the asset is used for carrying of goods, then that particular vehicle is eligible for higher rate of depreciation as per the income tax rules 1962. So in this case, the assessing officer questioned the assessee when these assets are not registered in your name and not used by you, not used by you, hence you are not eligible to claim depreciation as per the provisions of section 32 of Income Tax Act 1961. But the Honorable Supreme Court examined the matter and decided that from the plain reading of section 32, there are two twin conditions. There are two twin conditions in section 32. First, the asset must be owned by the assessee. Second, the asset must be used for the purpose of business. The asset must be used for the purpose of business. Hence, both these twin conditions, are satisfied by ICDS Limited because the lessor remains the owner of the asset of the whole of the period of lease. The lessor remains the asset owner of the asset for whole of the period of lease. Or from the plain reading of agreement, from the understanding of that agreement, which is entered by ICDS Limited with its lessees, it is very, very clear that if the lease money is not paid to him, not paid to the company, then the lessor has right to take the asset back. That means he remains the owner of the asset. And second condition is the asset is used for the purpose of business. Nowhere mention the asset is to be used by assessee itself. Assessee का खुद यूज करना नहीं। तो assessee का बिजनेस क्या था? लीजिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस। लीजिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस, और लीजिंग और फाइनेंसिंग ऑफ गुड्स कैरेजेस में जब ये एसेट यूज हो रही थी तो डेफिनेटली इस पर डेप्रिसिएशन मिलना स्वाभाविक था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और इसी डिसीजन पर रिलाय करते हुए हमारे दिल्ली ITAT ने इन द केस ऑफ एडिशनल CIT वर्सेस जिलेट डाइवर्सिफाइड ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने यह महत्वपूर्ण डिसीजन प्रोनाउंस किया 30 जून 2021 को। अब दो डिसीजन मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे, सेशन आनंद आ रहा होगा, कुछ नया सीख रहे होंगे। एक बार चैट बॉक्स पे लिख के मेरे को जरूर बताइएगा कि इन दो केसेस से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या कमेंट है। तो बढ़ते हैं तीसरे निर्णय की तरफ, बढ़ते हैं तीसरे केस लॉ की तरफ। आज का तीसरा केस लॉ, तीसरा केस लॉ है सर जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। That case name is RMSI Private Limited versus National E-Assessment Center, Delhi High Court. RMSI Private Limited versus National E-Assessment Center, Delhi High Court. Appeal number sir, writ petition 6482 of 2021. Already very recently pronounced on 14th July 2020.
Once again, I am repeating the name of judgment, RMSI Private Limited. RMSI Private Limited versus National E-Assessment Center. This writ petition is heard by Honorable Delhi High Court and this decision is pronounced on 14th July 2021. इस केस में क्या कहा गया? हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर है, जिसका अब नाम बदल कर नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर हो गया है, तो सेक्शन 143(3)A में जो स्कीम फ्रेम्ड की गई है हमारी फॉर द पर्पस ऑफ फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019, जो हमारी नेशनल फेसलेस असेसमेंट स्कीम 2019 है, नेशनल ई असेसमेंट स्कीम 2019 है, वो ये कहती है कि जब कभी कोई असेसिंग ऑफिसर, जो हमारा नेशनल ई असेसमेंट सेंटर या नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर है, वो असेसी की इनकम को वैलिड करना चाहता है, घटाना चाहता है या बढ़ाना चाहता है, तो ऐसे में वो असेसी के ऊपर एक शोकास नोटिस इशू करेगा और उसके हाथ ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भी भेजेगा, और अगर उस ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर को असेसी ऑब्जेक्ट करता है तो ऐसे में एक सेकंड शोकास नोटिस और रिवाइज्ड ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर भी भेजेगा। इस पर्टिकुलर केस में असेसी की इनकम को एनहांस किया गया, आरएमएसआई प्राइवेट लिमिटेड की इनकम को एनहांस किया गया, लेकिन असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले उसे कोई ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर DAO ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर सर्व नहीं किया गया। इसलिए इस केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन में अपनी निर्णय देते हुए 14 जुलाई 2021 को कहा, जब असेसी की इनकम वैलिड की गई है और ऐसे में असेसी को कोई भी ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशू नहीं किया गया है, तो it is clearly against the principle of natural justice. It is clearly against the principle of natural justice. ये clearly against है in the principle of natural justice, और उन्होंने इस असेसमेंट ऑर्डर को सेट असाइड किया और दोबारा रिमांड बैक किया टू नेशनल ई असेसमेंट सेंटर फॉर फर्दर डिसीजन बाय इशूइंग द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर इस ऑर्डर से अब असेसिंग ऑफिसर असेसी सेटिस्फाइड नहीं होता तो उसके पास फर्दर राइट रहेगा दोबारा रिट करने का, या दोबारा कमिश्नर अपील्स के पास जाने का, या ITAT के पास जाने का, या रेक्टिफिकेशन का, यानी बट ऑल द लीगल रेमेडीज अदरवाइज अवेलेबल टू द एसएससी आर नाउ अगेन अवेलेबल टू द assessee against the revised order passed by the National E-Assessment Center, or the decision name is RMSI versus National E-Assessment Center, Delhi High Court, appeal number 6482/2021, pronounced on 14th July 2021। सर इसमें क्या कहा गया, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ई असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय नेशनल ई असेसमेंट सेंटर इन वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज नॉट मेंटेनेबल, दिल्ली हाई कोर्ट। इस केस में क्या हुआ, इट इज मैंडेटरी फॉर नेशनल ई असेसमेंट सेंटर टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द असेसी बाय सर्विंग ए नोटिस calling upon him to show cause as to why the variation proposed in the draft assessment order, which is prejudicial to the interest of assessee, be not made। SCN आना जरूरी था। Absence of such notice would clearly be violation of the principle of natural justice, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये क्लियरली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जो कि लीडिंग टू असेसमेंट ऑर्डर पास्ड बाय द नेशनल ई असेसमेंट सेंटर बीइंग डिक्लेयर्ड वाइड। और ऐसा कोई निर्णय अगर किया जाता है, ऐसा कोई ऑर्डर अगर पास किया जाता है
तो वो क्लियरली वायर्ड है। वायर्ड मतलब वायर्ड एब इनिशियो, जो बैड इन लॉ, तो इट इज क्लियरली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हेंस हैड टू बी वायर्ड। Akin to section 44B subsection 9 in the e-assessment scheme 2019 would not make any difference to such legal outcome as much as the violation of principle of natural justice renders such decision void. Even otherwise, the income tax authorities have to remain bound by the statutory scheme of assessment. वो कहते हैं कि ई असेसमेंट स्कीम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जैसा कि सेक्शन 44B अब सेक्शन 9 में है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक स्टैट्यूटरी स्कीम ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 pronounced है फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट, देन इट इज टू बी फॉलोड बाय असेसिंग अथॉरिटीज। If it is not followed, it is clearly against the principle of natural justice when the draft assessment order or revised draft assessment order has not been served on the assessee whose income has varied by passing such an order, then that order is clearly bad in law. Clearly bad in law and hence no effect. And hence no effect. As far as the objection on the maintainability, as far as the objection of maintainability of present petition on account of petitioner having already availed the remedy of appeal, the same is also liable to be rejected. In Gurugram Realtek Limited, the court has negatived a similar objection. To our minds, if the challenge is to assessment order is made on the ground that it was passed without jurisdiction, then notwithstanding the fact that an appeal was filed only to ensure that the limitation is not crossed, is not impediment the proceeding ahead with the matter. अब फिर वही बात आ रही है, फिर ये कहा जाए कि भैया मैंने तो अपील कर सकता था, जब अपील फाइल्ड हो रखी है तो अपील का जो डिसीजन होगा वो देख लेंगे, ये कह के रिट पोजीशन को साइड करना वो एक सही बात नहीं है। तो गुरुग्राम रियलटेक लिमिटेड के केस में भी कोर्ट ने यही कहा कि अगर मैंने अपील फाइल कर भी रखी है वो केवल इसीलिए है, इस बात को इंश्योर करने के लिए है कि मेरी लिमिट फाइल करने की, अपील फाइल करने की जो स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट है वो क्रॉस ना हो। तो जो मेरी अपील की रेमेडी है वो एक अल्टरनेट रेमेडी है, मैंने अवेल कर रखी है या अवेल नहीं कर रखी है, उससे मेरी रिट पिटीशन की वैलिडिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ऑनरेबल हुए का डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। अब सारा इसमें डिसीजन क्या आया हाई कोर्ट का, तीन बातें हाई कोर्ट महोदया ने यहां पर सेटल की। पहली बात क्या सेटल की, द इम्पंग्ड असेसमेंट ऑर्डर डेटेड 31 मार्च 2021 passed under section 143 read with section 143 capital 3A 143 capital 3B of the act is set aside. It's set aside. ये डिसीजन क्या कर दिए जाएंगे, सेट असाइड कर दिए जाएंगे। Respondent and revenue is given liberty to pass a fresh assessment order in accordance with law. लेकिन रेवेन्यू को ये राइट दिया गया कि वो फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है जो अकॉर्डेंस विद लॉ होना चाहिए, और पिटिशनर को फर्दर लायबिलिटी है कि वो चैलेंज कर सकता है रेवेन्यू या रिस्पोंडेंट का एक्शन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इन द इवेंट दैट इट इज एग्राइव्ड बाय द सेम, इट इज एग्राइव्ड बाय द सेम। तो दीज थ्री इंपॉर्टेंट इश्यूज इज सेटल्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट व्हाइल प्रोनाउंसिंग द डिसीजन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर रिट। तो होप सर फ्रेंड्स यहाँ तक हमने अपना तीसरा डिसीजन भी खत्म कर लिया। तो होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। कैसा सेशन लग रहा है आप मेरे को बताइए, पास करने से झिझकिएगा नहीं। मनोज लांबा हर संभव कोशिश करेगा कि आपके सवालों को तुरंत सेटल्ड किया जाए। डिसीजन नंबर 4 of today's session, decision number 4 of today's session, that decision in case of Carrero
India Private Limited, Crero India Private Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax, pronounced by Income Tax Appellate Tribunal, Pune, against appeal number 1261/PUN/2018. Date of assessment order is 15th July 2021. 15 जुलाई, एक हफ्ता पुराना डिसीजन से। असेसमेंट ईयर 10/11। सर इस डिसीजन में क्या हुआ? ये एक्शन कहता है, ऐसा बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन एक और आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ये डिसीजन कहता है नो सेक्शन 40 सब सेक्शन ए सब क्लोज आई नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस टू नॉन रेजिडेंट्स दिस अलाउंस फॉर कमीशन पेड टू ओवरसीज एजेंट। कमीशन पेड टू ओवरसीज। मोहित चौधरी जी का एक क्वेश्चन आया है। मोहित चौधरी जी पूछ रहे हैं, पहले मैं इसको जाऊं। मोहित चौधरी जी कह रहे हैं सर, इन केस ऑफ वन ऑफ आवर क्लाइंट although National E-Assessment Center had issued the draft assessment order, okay, but has not considered the objection raised by the assessee without any reason, can writ file against this order? बिल्कुल मोहित जी, बिल्कुल अच्छा सवाल है। ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर इशेज हुआ, आपने ऑब्जेक्शन मेड की, अगर फाइल करते हुए उन्होंने रिवाइज्ड ऑर्डर पास करते हुए आपकी ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया है तो इट इज क्लियरली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगेन नेचुरल जस्टिस, और wherever the assessing authority is not providing or violating the rights of assessing of principle of natural justice, it is clearly against the law. No assessing authority is empowered to of natural justice, his right of natural justice. Hence you can definitely fight writ petition in that particular case. मोहित जी तो सेम जी कह रहे हैं सो गुड सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अब आ रहे हैं सेक्शन 40 सब सेक्शन 1 क्लोज हब क्लोज आई। ये सेक्शन क्या कह रहा है? ये कहता है कि सर सेक्शन 40 सब क्लोज ए फर्दर सब क्लोज आई नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस टू नॉन रेजिडेंट, नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस टू नॉन रेजिडेंट दिस अलाउंस फॉर कमीशन पेड टू ओवरसीज एजेंट। ये क्या कह रहा है? नो डिस अलाउंस फॉर कमीशन पेड टू ओवरसीज एजेंट अंडर सेक्शन 40 सब सेक्शन ए सब क्लोज आई। ये सेक्शन कहता है सर, पहले सेक्शन समझ लीजिए 40 सब सेक्शन ए क्या कहता है। 40 सब सेक्शन ए कहता है कि भैया अगर आपने नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की है और इस नॉन रेजिडेंट की पेमेंट पर टीडीएस डिडक्शन बनती थी, आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया या टीडीएस डिडक्ट करने के बाद जमा नहीं कराया, तो ऐसा खर्चा उस साल में अलाउड नहीं होगा। ये उस साल में ही आपको छूट मिलेगी जिस साल आप इसकी पेमेंट कर देंगे सर। लेकिन आपको मैं ध्यान दिलवा दूं कि सेक्शन 195 पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स, सेक्शन 195 पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स very clearly said that an assessee, an person is liable to deduct TDS on payment made to non-resident if such sum is chargeable to income tax in India. Such sum is chargeable to income tax in India. Unless or until it is chargeable to tax in India, it does not make any deduction as per the provisions of section 195 of Income Tax Act 1961. Here in the instant case, the assessee has made certain payment to overseas agents who are non-resident, certain payments as commission to overseas agent who has no place of business in India. Whether it is liable for tax deduction under section 195 of the act, सर प्लीज बताइएगा, मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या इसमें पंक्ति है। मैंने सेल को बूस्ट करने के लिए ओवरसीज एजेंट को जो कि नॉन रेजिडेंट हैं कुछ कमीशन की पेमेंट की है, क्या सेक्शन 195 में ये टीडीएस के लिए लाइबल है? मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा सर, प्लीज बताइएगा, बी फास्ट सर, चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा मेरे को।
मनोज सिंगल जी कह रहे हैं नहीं है सर। बाकी लोग सर मैं आपकी इंटरेक्शन भी चाहूंगा। टू वे इंटरेक्शन से हमेशा डिस्कशन अच्छी रहती है, तो मैं आपकी भी इंटरेक्शन चाहूंगा। सिर्फ एक आंसर आया है सिंगल साहब का मेरे पास, जो कह रहे हैं नहीं सर डिडक्शन नहीं रहती। बाकी लोग क्या कह रहे हैं सर? देखिए सर, सेक्शन 195 क्लियरली कहता है कि टीडीएस डिडक्शन होनी है 195 में अगर पेमेंट नॉन रेजिडेंट को हुई है। लेकिन कब? अगर इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया है, इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया है। एक ऐसे ओवरसीज एजेंट को हमने पेमेंट की है जिसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो क्या इसके ऊपर टीडीएस डिडक्शन बनती है? जो ओवरसीज एजेंट को ये इनकम हो रही है और आउटसाइड इंडिया हो रही है, क्या वो इंडिया में टैक्सेबल है? क्या वो इंडिया में टैक्सेबल है? इसी बात को चैलेंज करते हुए, इसी बात पर रिलायंस प्लेस करते हुए, इसी बात पर स्ट्रेस देते हुए यहाँ पर डिसाइडिंग अथॉरिटी ने ये कहा कि सेक्शन 40 सबसेक्शन ए हब क्लोज आई में कोई डिसअलाउंस नहीं होगा अगर कमीशन पेड की गई है ओवरसीज एजेंट्स पर। यहाँ पर क्या हुआ सर? देखिए इस केस में क्या हुआ। इट इज सीन दैट एसएससी पेड कमीशन ऑफ 5865 lakhs to overseas agent for export orders obtained by them in overseas territories। 58,65,000 दिए गए हैं सर, कमीशन दी गई है, ओवरसीज एजेंट को दी गई है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए दी गई है, ओवरसीज टेरिटरीज में दी गई है। सेक्शन 195 क्या कहता है? सेक्शन 195 mandates the deduction of tax at source। Section 195 mandates the deduction of tax at source from any sum paid by SSC which is chargeable under the provisions of this act। If sum so paid is not chargeable to tax under the act, there can be no question of deduction of tax at source and the consequential disallowance under section 40 subsection A subclause I। As admittedly the commission was paid to SSC who are overseas agent for procuring business in overseas territory, the amount of commission in hand of commission agent does not become chargeable to tax under this act। The Honorable Bombay High Court in CIT versus गुजरात रिक्लेम रबर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इस केस पर रिलायंस पे लेस किया गया सर। CIT वर्सेस गुजरात रिक्लेम रबर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 382A3 ITR 236 बॉम्बे हैज हेल्ड दैट assessee was not obliged to deduct tax at source on commission paid to overseas agent in similar circumstances as instantly obtaining before us। In view of foregoing discussion, we are satisfied that the learned CIT appeal has taken an unexceptionable view and hence no interference is warranted in the impanct order on this score। This ground is not allowed। ओके सर, तो अब सर अगला केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। दिस केस इज केस फॉर श्री चंद सिंह वर्सेस DCIT IT80 दिल्ली अगेन। श्री चंद सिंह DCIT IT80 दिल्ली against the appeal number 3860-3861 Delhi 2016 dated 5 जुलाई 2021 को प्रोनाउंसमेंट हुई है। असेसमेंट ईयर 10/11 और 11/12 से ये रिलेटेड है। ये डिसीजन क्या कहता है? ये डिसीजन ये कहता है दोस्तों कि अगर आपका केस 148 हो रहा था, अगर आपका केस आपका केस 148 के लिए रीओपन हो रहा था और 148 में रीओपन करने के लिए आपके एओ ने आपको रीजन रिकॉर्ड किए और उस रीजन की कॉपी प्रोवाइड की। आपने उस रीजन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज की, उसने वो ऑब्जेक्शन कंसीडर करते हुए, ऑब्जेक्शन विदाउट कंसीडर करते हुए डिसीजन पास कर दिया। तो क्या ये डिसीजन बैड इन लॉ है? ऐसा एक मामला श्री चांद सिंह वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के
केस में इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली के सामने आया, जिसमें इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली ने 5 जुलाई 2021 को अपना डिसीजन सुनाते हुए ये निर्णय दिया। निर्णय क्या है सर? ये कहता है इन द प्रेजेंट केस it is undisputed fact that there was a failure by the AO. There was a failure by the AO to comply with the mandatory requirement of disposing the objection raised by the assessee to reopening the assessment in the terms of law laid down by Honorable Supreme Court in the case of JK Drive Shaft Limited. इस केस में हर रिलायंस किसके ऊपर है, सारा जोर किस पे दिया गया? एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है रीओपनिंग ऑफ असेसमेंट के रिगार्डिंग, जो कभी टाइम लगा तो डिस्कस करेंगे। एंड दैट डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इन केस ऑफ जीकेएन ड्राइव शाफ्ट इंडिया लिमिटेड। इन दिस पर्टिकुलर केस the same law as narrated by the apex court is applied to the present case, and the honorable ITAT had that it is undisputed fact. The word is it is undisputed fact. There was failure by the AO to comply with the mandatory requirement of disposing of the objection raised by the assessee to reopening of assessment is clearly make the assessment order passed by the assessing authority bad. We further find that Honorable Bombay High Court in the case of CIT versus Trend Electronics, after considering the decision of Honorable Bombay High Court in the case of CIT versus Videsh Sanchar Nigam Limited, has held that recorded region as laid down by the apex court must be furnished to the assessee when sought for so to enable the assessee to object the same before the AO. It has further held that recording of region and furnishing of same has to be strictly complied with, and it is a jurisdictional issue, and in absence of the region being furnished when sought for bad in law. We find that Honorable Madras High Court in Jayanti Natarajan has held that when the procedure required to be followed has not adhered to, the entire assessment proceedings are vitiated. We therefore, relying on the aforesaid decision in case of Jayanti Natarajan and Trend Electronics, hold that since the procedure required to be followed has not been followed, hence the entire assessment proceedings are vitiated, and therefore we hold that the assessment order passed by the AO is to be bad in law and thus set aside. Hence, we have set aside the assessment order on the ground raised on the merit required no adjudication. Hence, they have rendered academic. Hence, the appeal of the assessee is allowed. This is again very important decision pronounced by Honorable ITAT New Delhi. Last decision we are discussing on today is about आज का लास्ट डिसीजन हम करने जा रहे हैं। इससे पहले सर कैसा लग रहा है आपको सेशन, एक बार फिर लिखकर मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। दैट किस केस नेम इज गोवा कार्बन लिमिटेड वर्सेस JCIT बॉम्बे हाई कोर्ट एट गोवा कार्बन लिमिटेड वर्सेस JCIT बॉम्बे हाई कोर्ट एट गोवा। अपील नंबर टैक्स अपील नंबर 3 of 2016 and pronounced only on 19th जुलाई 2021। सिर्फ 5 दिन पहले हम ये डिसीजन प्रोनाउंस हुआ। गोवा कार्बन लिमिटेड वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और डिसीजन इज गिवन बाय ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट। इस डिसीजन में क्या हुआ, ये केस है सर पर्टिकुलरली विद रिगार्ड ये केस ला है सर डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसमें क्या कहा गया, इन द प्रेजेंट केस द असेसी अपार्ट फ्रॉम सबमिटिंग एन अनसाइंड चार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक allegedly based on books of account maintained by the assessee had failed to produce on record any material
in spite of the substantial variation between the cost price or market price. In such a situation, there was nothing wrong with the approach of the assessing officer and determination ultimately made by the assessing. सर पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, आपने स्टॉक जो वैल्यू करना होता है सर, वो वैल्यूड करना होता है कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. जनरली हम लिखते भी हैं ऑडिट रिपोर्ट में, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. व्हेन देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, कैन वी वैल्यू स्टॉक एट कॉस्ट प्राइस without producing any substantial evidence? Please listen very clearly. Without producing any substantial or strong documentary evidence which will justify the cost of the product used in the business for valuing of closing stock. Here in the particular case, there is a huge difference between the cost price and market price. Hence, this variation is argued by the AO, and in last, after discussing on arguing on the same, the AO has made the valuation at a substantially different value which is taken by the SSC, because there is a huge difference between cost and market price. My first question, क्या कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में है लेस है? और अगर आपने जो कॉस्ट पे ही वैल्यू किया होगा क्योंकि कॉस्ट लेस है, तो क्या इस वैल्यूएशन को आपका एओ चैलेंज कर सकता है? मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा सर, मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स एंड टेल मी whether AO can question the same. Yes sir, be fast. I am waiting for your comments. शाह प्रकाश जी कह रहे हैं नहीं, प्रणव जी कह रहे हैं यस, भीम सिंह नारवाल जी कह रहे हैं ओके सर. सर काइंडली गिवन एन एग्जाम्पल इन दिस केस. भीम सिंह नरवाल जी कह रहे हैं यस सर. विनोद मित्तल जी कह रहे हैं नोट एट ऑल. सर मैंने क्या कहा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस में ह्यूज डिफरेंस था. कॉस्ट प्रोडक्ट है की है 10 रुपये और मार्केट प्राइस है 20 रुपये, तो मेरे को स्टॉक 10 रुपये पे वैल्यू करना है या 20 में करना है? एक हमारे व्यूअर ने कहा एग्जाम्पल देखो बताओ. सर मैं कह रहा हूँ हर कॉस्ट प्राइस में कह रहा हूँ मेरी 10 रुपये, मार्केट प्राइस में कह रहा हूँ सर 20 रुपये. मैंने स्टॉक वैल्यू किया 10 रुपये का, लेकिन मेरी कॉस्ट 10 रुपये ही है. इस बात का मैं एओ को कोई भी प्रूफ देने में असमर्थ हूँ. आई एम अनेबल टू प्रूव द कॉस्ट प्राइस विच हैव टेकन एज द बेस फॉर वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक. वेदर इन सच केस I can take the cost price as a base for the valuing of closing stock. Now again I am requesting you कि क्या कॉस्ट पर वैल्यू हो सकता था? इमरान अली जी कह रहे हैं यस, अंजलि जैन जी कह रहे हैं यस, जन तांपवे जी कह रहे हैं यस, कश्मीरा एमदोबो जी कह रहे हैं यस, प्रीति जी कह रहे हैं यस, विनोद मित्तल जी कह रहे हैं यस. सर यहाँ पे देखिए झगड़ा क्या है कि आप कह रहे हो कि मेरी कॉस्ट 10 रुपये है, लेकिन उस 10 रुपये का कोई प्रूफ नहीं दे पा. तो यहाँ पर भी क्या लिखा, इन द प्रेजेंट केस द एसएससी अपार्ट फ्रॉम सबमिटिंग एन अनसाइंड चार्ज allegedly based on account books maintained by the SSC had failed to produce on record any material in support of substantial variation between the cost price and the market price. In such a situation, there was nothing wrong with the approach of the assessing officer. There was nothing wrong with the approach of the assessing officer and determination ultimately made by the assessing officer. ये डिसीजन हुआ सर. सर एक इस पे रिलायंस प्लेस्ड किया गया. सर इस केस में निर्णय लेते हुए रिलायंस प्लेस्ड किया गया
कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ब्रिटिश पेंट्स इंडिया लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर रिलायंस प्लेस्ड किया गया। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ब्रिटिश पेंट्स इंडिया लिमिटेड, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर रिलायंस प्लेस्ड किया गया। सर जल्दी से मैं पढ़ देता हूं क्या कह रहा है। सेक्शन 145 का जिक्र आया। सेक्शन 145 ऑफ इनकम टैक्स कन्फर्स सफिशिएंट पावर अपॉन द ऑफिसर, इट imposes a duty upon him। सेक्शन 145 में ड्यूटी है असेसिंग ऑफिसर की, to make such computation in such a manner as he determines for deducting the correct profit and gain। This means where accounts are prepared without disclosing the real cost of stock in trade on a sound expert advice in interest of efficient administration of the company, it is duty of the ITO to determine the taxable income by making such computation as he thinks fit। Any system of accounting which excludes the valuation of stock in trade, all cost other than the cost of raw material of goods in process and finished product is likely to result in a distorted picture of two state of business for computing the chargeable income। Such a system may produce a comparatively low valuation of the opening stock and closing stock, thus showing a comparatively low difference between two in the period of rising turnover and rising prices. The system adopted by the SSC as found by the tribunal to adopt a diminish the assessment of taxable profit of a year. The profit of 1 year is likely to be shifted to another year, which is incorrect method of computing profit and gains for the purpose of assessment, each year being a self-contained unit and the taxes of particular year being payable with reference to income of that year as computed in the terms of the act. The method adopted by the SSC has found to be such that income could not properly deducted therefrom. It was therefore not only the right but the duty of the assessing officer. It was not only the right but the duty of the assessing officer. I am once again repeating the line. It was therefore not only the right but the duty of the assessing officer to act in exercise of his statutory power as he had done in the instant case for determining what in his opinion was the correct taxable income. The tribunal order affirming that of assessing officer was based on finding of fact made on cognizant evidence and in accordance with the correct principle. The High Court clearly wrong in interfering with those findings. Accordingly, the judgment was set aside. सर यहाँ तक हमारे इस हफ्ते के जो इम्पोर्टेंट जजमेंट थे, मैंने आपके हाथ 6 इम्पोर्टेंट जजमेंट डिस्कस किए। कैसे लगे आपको जजमेंट जरूर बताइएगा। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स मेड इन दिस वीक, in this fortnight. First, I am discussing notification number 81 upon 2021 dated 14th July 2021। सर ये क्या कहता है? नोटिफिकेशन नंबर 81 आया सर, डेटेड 14 जुलाई 2021 को आया। इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, जल्दी से देख लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में कहा गया, in exercise of power conferred by clause 46 of section 10 of Income Tax Act 1961, the central government hereby appoints for the purpose of said clause Himachal Pradesh Computerization of Police Society, having the PAN number this, a body of established by state government of Himachal Pradesh in respect of following income। यानी सेक्शन 1046 में इस अथॉरिटी को नोटिफाइड किया गया कि इसकी ये वाली इनकम एग्जेम्प्ट होंगी और ये एक्सरसाइज की पावर सेक्शन 10 सब क्लोज 46 में हर ये नोटिफिकेशन आया। और कौन सी अथॉरिटी को सेक्शन 10 सब सेक्शन 46 के लिए अपॉइंट किया गया? हिमाचल प्रदेश कंप्यूटराइजेशन ऑफ पुलिस सोसाइटी। सर दूसरा नोटिफिकेशन नंबर 80 अपॉन 2021
नोटिफिकेशन नंबर 80/2021 डेटेड 14 जुलाई 2021। और ये नोटिफिकेशन क्या कहता है? ये नोटिफिकेशन कहता है दोस्तों, ये नोटिफिकेशन भी सेम है, इसमें भी सेक्शन 10 क्लोज 46 में अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड को सेक्शन 10 क्लोज 46 में इस इनकम के लिए इनकम के लिए टोटली एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम इनकम टैक्स। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड, ए बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। उसके बाद सर आते हैं नोटिफिकेशन नंबर 79/2021 डेटेड 12 जुलाई 2021। इसमें भी सर बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया। हर ये जजमेंट सेक्शन 10 क्लोज 46 में नहीं आया, ये जजमेंट सेक्शन 10 क्लोज 46 में नहीं आया, ये जजमेंट आया सेक्शन 35 के रिकॉर्डिंग। सर इसमें ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। ये कहता है इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कंफर्ड बाय क्लोसिस सेकंड ऑफ सबसेक्शन 1 of section 35 of Income Tax Act 1961 read with Rule 5C and 5D of Income Tax Rule 1962, the central government hereby approve Patanjali Research Foundation Trust Haridwar as research association. Now the government of India has recognized Messrs. Patanjali Research Foundation Trust Haridwar as a research foundation for the purpose of scientific research for the purpose of clause 2 of subsection 1 of section 35 of Income Tax Act 1961 read with Rule 5C and 5D of Income Tax Rule 1962। सर अब पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट पे जो लोग क्वेश्चन करते थे कि ये रिसर्च फाउंडेशन है कि नहीं है, ये साइंटिफिक रिसर्च कर रही है कि नहीं कर रही, तो इनकम टैक्स वालों ने भी उसे मान्यता दे दी है कि ये रिसर्च फाउंडेशन है और उनको दिए गए दाम साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और जो साइंटिफिक रिसर्च पर वो पैसा खर्च करेंगे उसकी भी उन्हें छूट मिलेगी एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 35। द नोटिफिकेशन शैल अप्लाई विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजट। और ये सर 21-22 से लेकर 21-22 में प्रीवियस ईयर और 22-23 से लेकर असेसमेंट ईयर 27-28 तक ये एप्लीकेबल रहेगी। ये छूट 22-23 से लेकर हर 27-28 तक रहेगी। हर ये चौथी 3 मैंने डिस्कस कर लिए, 2 हर 10 क्लोज 46 से थे, एक सेक्शन 35 से था। अब हर एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये है सर नोटिफिकेशन नंबर 78 डेटेड 9 जुलाई 2021। नोटिफिकेशन नंबर 78 डेटेड 9 जुलाई 2021। और ये नोटिफिकेशन आया सर हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये भी आया हर क्लोज 46 ऑफ सेक्शन 10 में, क्लोज 46 ऑफ सेक्शन 10 में आया हर ये डिसीजन भी। और इसमें भी ये नोटिफाई किया गया हरियाणा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, a board constituted by state government of Haryana for the purpose of section 10 clause 46, उनकी ये इनकम एग्जेम्प्ट डिक्लेयर करती थी। तो दोस्तों इसके बाद अब ये 2 डिसीजन जो मैं नोटिफिकेशन नंबर 77 और नोटिफिकेशन नंबर 76 आपसे डिस्कस करूंगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 77 आज का पार्ट है, ये 77 मैं आपके हाथ डिस्कस करने वाला। नोटिफिकेशन नंबर 77 क्या कहता है? नोटिफिकेशन 77 कह रहा है, मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा लेकिन सिर्फ आपको बता रहा हूँ। नोटिफिकेशन नंबर 77 कह रहा है कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड रिटन डाउन वैल्यू अंडर सेक्शन 50 वेयर डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल हैज बीन ऑब्टेन। आपको मालूम है कि इस साल फाइनेंस एक्ट 2021 ने गुडविल को इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया। जब गुडविल इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन से बाहर होगी तो ऐसे में गुडविल पर आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, इसमें गुडविल पर आपको कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और ऐसे में गुडविल की रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकाली जाएगी और डेप्रिसिएशन जो आप गुडविल पे नहीं मिलना है उसका क्या होगा, इसके लिए रूल लाए, वो रूल 8AC। ये क्या कह रहा है? ये सारा नोटिफिकेशन किस बारे में बता रहा है? ये बता रहा है इस केस में कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट पर जो
गेन होता है वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। तो ये रूल कह रहा है कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड रिटन डाउन वैल्यू, computation of short term capital gain and written down value under section 50 where depreciation on goodwill has been obtained। जहां पर हमने गुडविल पर डेप्रिसिएशन ले रखा था वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेगा और ऐसे में उस ब्लॉक की रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको गाइड करने के लिए इनकम टैक्स रूल 1962 में एक नया रूल इंसर्ट किया गया, दैट इज रूल 8AC। रूल 8AC ये हारा का हारा इन्होंने ये बताया नोटिफिकेशन में कि ये वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। समय के अभाव में मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 77 इस वीक अनाउंस हुआ, इसके बारे में कभी अलग से समय लगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। सर एक और बड़ा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया, दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 76/2021 डेटेड 2 जुलाई 2021, नोटिफिकेशन नंबर 76/2021 डेटेड 2 जुलाई 2021। इसमें हर दो नई चीज़ें की गई। एक तो इंसर्शन की गई सब रूल 5 टू रूल 8AA, सब रूल 4 के बाद सब रूल 5 जोड़ा गया रूल 8AA में, और इंसर्शन किया गया एक नए रूल का, वो रूल था 8AP। और ये किस रिगार्डिंग था सेक्शन सर? ये सेक्शन है सर, ये बता रहा है कि जो अभी रिसेंटली हमारा सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, सेक्शन 9B में जो अमेंडमेंट आई है, और सेक्शन 45 सबसेक्शन 4, 9B और सेक्शन 45 सबसेक्शन 4, जिसमें बताया गया कि अगर कोई पार्टनर को हम कोई एसेट ट्रांसफर करते हैं, कोई फर्म स्पेसिफाइड एंटिटी अगर स्पेसिफाइड पर्सन को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रही है या स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर कर रही है या बोट ट्रांसफर कर रही है, तो ऐसी दिशा में स्पेसिफाइड एंटिटी को उसके ऊपर टैक्स देना होगा। और 45 सेक्शन 4 में भी अमेंडमेंट की गई, जिसमें ये कहा गया कि अगर फर्म एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म पार्टनर को कोई मनी एसेट या कुछ भी ट्रांसफर करती है जो उसकी फेयर मार्केट कैपिटल बैलेंस से ज़्यादा है, जो उसकी कैपिटल वैल्यू से ज़्यादा है, तो ऐसी वैल्यू के ऊपर कैपिटल बैलेंस से ज़्यादा दिया जा रहा है, फर्म को कैपिटल गेन देना होगा। और इन केसेस में सेक्शन 9B के लिए और सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 के लिए वो कैपिटल गेन किस प्रकार से निकाला जाएगा, इसके लिए हराया नोटिफिकेशन नंबर 76/2021, नोटिफिकेशन नंबर 76/2021। इसके बारे में भी बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, मैं आज डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन दो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो इस फोर्टनाइट में नोटिफाइड हुए उसके बारे में मैंने आपसे जानकारी साझा की। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, मेरे इसमें प्रेजेंटेशन में है, ये आप खुद रेड आउट करेंगे कि ये नोटिफिकेशन क्या कहता है, और कभी समय मिला तो दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। मैंने फुल नोटिफिकेशन यहाँ पर आपके हाथ मेंशन कर दिया। और एक रिसेंट सर्कुलर्स की भी हम इस वेबिनार में बात करेंगे। जो रिसेंट सर्कुलर आया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, वो है सर्कुलर नंबर 14/2021 डेटेड 2 जुलाई 2021, जो ये कहता है कि सेम वे में गाइडेंस हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये सर्कुलर नंबर 14/2021 ये सर्कुलर हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि रूल 9B और सेक्शन 45 सब सेक्शन 4 में जो कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट होना है फर्म के ऊपर, वो किस प्रकार से कैलकुलेट होगा, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देकर इसमें हमें गाइडेंस दी गई है कि इन सच केसेस हाउ टू कैलकुलेट द कैपिटल गेन इन डिफरेंट इंस्टांसेस। ये भी एक लंबा सर्कुलर है, आराम से डिस्कस करने की चीज़ है, लेकिन मैंने आपको रेफरेंस देना जरूरी समझा। तो हमने बात की सर आज 6 केस लॉस की। सर ये क्या बताता है? गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 9B अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 45 ऑफ इनकम टैक्स। तो ये भी सर्कुलर बताता है, और सर्कुलर की भी मेन हेडलाइंस मैंने आपको यहाँ पे दे रखी है। विद दिस थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ बने रहे और आपने ये सेशन तो विद दिस थैंक यू सो मच कि आपने इस सेशन में मेरे साथ इंटरेक्टिवली पार्टिसिपेट किया। एंड
6 केस लॉ सर आपके साथ डिस्कस किए, 6 नोटिफिकेशन डिस्कस किए और 1 सर्कुलर डिस्कस किए। तो इस तरह की जो सीरीज है हम आपके हाथ लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि हर फोर्टनाइट हम आपके हाथ फोर्टनाइट में जो भी केस डिसाइडेड हुए हैं, जो भी नई नोटिफिकेशंस आए हैं, जो भी नई जजमेंट आई हैं, वो जजमेंट हम आपके साथ डिस्कस करें और आपका ज्ञानवर्धन की कोशिश करें। इसके बाद मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कि आपको ये सेशन कैसा लगा, इस तरह के सेशन आप और चाहते हैं कि नहीं चाहते, इस सेशन में क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, मेरे को चैट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताइएगा। Now the session is over to Team Study Cafe, with special thanks to all of you who spared your valuable time on the day of holiday, basically that is Sunday. तो संडे आपने फन डे बनाया मेरा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Now over to Team Study Cafe. Yes, please, over to Team Study Cafe. Over to you, ma'am. Am I audible, Amba sir? हाँ जी मैम, ऑडिबल हैं। तो मैम यू आर ऑडिबल। यस सर, आई वाज सेइंग कि सर मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी पार्टिसिपेंट्स को रिव्यू देने के लिए, मेरे बिना बोले इतने अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। एंड दिस शोज़ की सेशन बहुत अच्छा था। इनफैक्ट आपने केस लॉज बहुत अच्छे से समझाए हैं। इनफैक्ट आई प्लान विद यू कि हम ये जो आप सेशंस करा रहे हैं जजमेंट वाला, इसको हम आगे भी कंटिन्यू रखें। और इनफैक्ट वी आर प्लानिंग कि हम ऐसा कुछ जीएसटी के लिए भी स्टार्ट करें, ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें जो भी लेटेस्ट जजमेंट्स हैं। और सर पीपीटी के लिए बोल रहे हैं पार्टिसिपेंट्स, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा मैम आपके साथ। हाँ, तो मनोज सर पीपीटी शेयर कर देंगे। एक बार पीपीटी मिल जाएगी मुझे तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीपीटी का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से ये पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन फ्रेंड्स, एंड सर अगर आपकी मुझे परमिशन हो तो क्या मैं ये सेशन वाइंड अप कर दूँ अब? जी जी। एंड लेट मी सी, अगर कोई क्वेरी तो नहीं रही है ना चैट बॉक्स में, मैं एक बार नज़र मार लेती हूँ। सर एक मोहित चौधरी जी की क्वेरी है, आई डोंट, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं हाईलाइट करूं एक बार? हाँ जी मैम। सर ये क्वेरी है मोहित चौधरी जी की, आपके स्क्रीन पे आ रही है। वन ऑफ आवर क्लाइंट, ये मैंने कर ली थी पहले डिस्कस, बीच में ही हो गई है वाली। ओके ओके सर, ओके। अच्छा, सुरेश सर कह रहे हैं कि आप कुछ जो इनकम टैक्स साइट पे इश्यूज आ रहे हैं उस पर भी कुछ हाईलाइट कीजिए। तो सुरेश जी, इनकम टैक्स की जो साइट को लेके इश्यूज आ रहे हैं, आई विल प्लान उस पर भी, अगर हम कोई सेशन एक प्लान कर सकें तो डेफिनेटली विल प्लान सम सेशन, एंड अगर कुछ भी ऐसा होगा तो वी विल लेट यू नो। And now I am wrapping up the session. So thank you very much, friends, all those who have attended the session, and be safe and have a nice day.